है आपको? यूपी में तो पूरी तरीके से जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। और मैं समझता हूँ योगी जी उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। ने सोचा है कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सारी सुविधाएं उनको दे सकते हैं, तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो पूरे देश के संसाधनों पे आसानी से वो लोग अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। एंकर जिस तरह की डिबेट करते हैं, जिस तरह का स्टैंडर्ड डिबेट का होता है, और वो गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं, और सत्ता पक्ष से कोई सवाल ही नहीं करते, विपक्ष से सवाल करते हैं, उनको धमकाते रहते हैं। चैनल बेसिकली मीडिया के चैनल नहीं है, वो बीजेपी और इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रवक्ता हैं, और उन्हीं के बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं। तौर पर ब्रांडिंग की उपज है, अदरवाइज आप उनकी वीडियोस देखो, वो झूठ बोलते हैं। वास्तव में बिक रहा, अडानी की ट्रेनें आ गई हैं, कई स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे, और उसके बाद अब इस बार तो टारगेट रखा 2 बैंक बिकने हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी बिक रही है, गेल बिकना है, बंदरगाह बिकने हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उन्नाव कांड में आखिर हुआ क्या? वो 3 लड़कियां जो खेत में मिली थी, उन 3 लड़कियों के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ? सरकार की, पुलिस की अपनी थ्योरी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वहां से साजिश की बू आ रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्नाव कांड अब उन्नाव यानी कि उत्तर प्रदेश से निकलकर के दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसलिए दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी उन्नाव पहुंचे। हम उनसे ही जान लेते हैं, आपको क्या लगता है, पुलिस जो थ्योरी बता रही है उसमें कुछ सच्चाई लग रही है या साजिश नजर आती है? ये वैसे जांच का विषय है, इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए। जो हम लोग जाके मिले उन्नाव में पीड़ित परिवार से, तो वो एक दबाव में लग रहे थे, खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि जो सर्कमस्टांसिस में तीनों खेत में मिली, वो सर्कमस्टांसिस एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। एक बच्ची के दोनों हाथ इस तरह से गले के साथ दुपट्टे से पीछे से कसा हुआ था। ये जो शब्द आप बता रहे हैं बंधा हुआ था, ये परिवार के लोगों ने बताया? हाँ, परिवार के लोगों ने बताया, और 2 लड़कियां अलग बंधी हुई थी। अच्छा। तो मतलब उनके भी गले में दुपट्टा था, पीछे से बंधा हुआ था। पुलिस की थ्योरी एक सामने आई कि परिवार के लोगों का कहना है कि बंधे हुए नहीं थे। नहीं, हमारे सामने तो एक ने जो वहाँ पे गया है, जहाँ पे मिली है बच्चियाँ, उसका भी बयान हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जो उसने बताया है कि वो बंधी हुई थी, दोनों मतलब तीनों बंधी हुई थी, एक अलग और 2 अलग। और साथ ही जिस सर्कमस्टांसिस में पाई गई हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग बता रहे थे कि उनको मल भी निकल गया था लड़कियों का। तो ये मेरे ख्याल से स्ट्रैंगुलेशन केसेस में इस तरह का होता है। तो मैं समझता हूँ ये एक जांच का विषय है, इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी हो। हम पुलिस की थ्योरी को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच सामने आना चाहिए। जो बच्ची अभी जीवित है, जो कानपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है, हम चाहते हैं कि उसको अच्छा इलाज मिले, ताकि उसको बचाया जा सके और सच सामने आ सके। अच्छा, जैसे हाथरस कांड में भी हुआ था, सबसे पहले जो पीड़ित पक्ष होता है उसी को पुलिस अपने उसमें लेने की कोशिश करती है। आपको उन्नाव में क्या ऐसा नजर आया? निश्चित तौर पे जिस तरह उनके फादर को एक दिन पहले ले जाके और थाने में रखा गया, नेक्स्ट डे शायद वो उसके फादर आए हैं, तो इस तरह रखना तो कोई उचित नहीं है। पूछताछ जांच का एक विषय है, उसमें आप पूछताछ करने का तो अधिकार पुलिस को है, क्योंकि पुलिस सारे एंगल से जांच करती है। वो तो पुलिस अपनी जांच करे, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से उनके पेरेंट्स जो डरे हुए थे, और जिस स्थिति में एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तीनों लड़कियां पाई गई हैं, वो किसी साजिश की तरफ इशारा तो करती है। वो कोई सुसाइडल एक्ट नजर नहीं आता किसी भी एंगल से। जैसा उन्होंने कहा था कि जहर खाया हो सकता है, तो वो थ्योरी तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? यूपी में तो पूरी तरीके से जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, और मैं समझता हूँ योगी जी उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। जितने लगातार महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, ना यहाँ अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित हैं, ना जनजाति के लोग सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है। और तो इस तरह की भी वीडियोस देखने में आती हैं कि थाने के अंदर पुलिस के लोगों पे भी कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं। तो मतलब ये तो इससे स्पष्ट है कि कुछ गुंडों का हौसला इस कदर बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कि वो लोग अब कानून व्यवस्था को भी धता बता रहे हैं। और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि योगी जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेते हुए। उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है, क्योंकि ना यहाँ अच्छे स्कूल हैं,
ना अच्छे अस्पताल हैं, बिजली इतनी महंगी है कि लोगों के कनेक्शन कट रहे हैं, ऊपर से महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं, दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं। इससे होता है कि एक भी वर्ग तो ऐसा नहीं है जो उनसे खुश हो। तो जो वादा करके योगी जी आए थे सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह केंद्र के अंदर जो 2014 के अंदर वायदे करके मोदी जी आए थे, आप इनके पूरे घोषणा पत्र को पढ़ लें, इनके जो नेताओं के भाषणों को उस वक्त के आप सुन लें, तो आप पाएंगे कि कोई अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए और ये लोग शासन चलाने में सक्षम नहीं है। और केंद्र की सरकार तो लगातार देश के संसाधनों को, देश के अंडरटेकिंग्स को, सबको बेचने में लगी हुई है। एक घोषणा आपकी तरफ से अभी हुई थी, जो 30 इन्होंने लेटरल एंट्री या चोर दबाना जिसको कह लें, वो निकाल दी है वैकेंसी। क्या लगता है कि ये एक तरीके से संविधान का मजाक बनाना है? ये संविधान का मजाक तो है ही, संविधान का खुला उल्लंघन है। और सही बताऊं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में, जैसे केशवनंदन भारती केस, मिनरवाल मिल्स केस, गोलकनाथ केस, इन सारे जजमेंट्स में जो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो तो सकता है, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भारत का जो मौलिक अधिकार लोगों के हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मौलिक अधिकारों में SC ST का, OBC का एक जो रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया है, उसकी पूरी तरीके से इस लेटरल एंट्री के अंदर अवहेलना की गई है, जो खुले तौर पर भारत के संविधान का उल्लंघन है। और ये लेटरल एंट्री का विरोध करने का क्या आपका प्लान है आगे, किस तरीके से? इसको लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी हमने 16 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इसको अविलंब वापस लिया जाए, और अगर वो वापस नहीं लेते तो इस आंदोलन को पूरे राष्ट्रव्यापी इसको बनाया जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मकसद क्या हो सकता है लेटरल एंट्री का? मकसद मैं बताता हूँ, इसके 2 कारण हैं। अगर हम इसको बारीकी से समझे तो इसके लिए आपको 2012 में जाना पड़ेगा, जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ कुछ बड़े पूंजीपतियों को बहुत सारी सहूलियतें दी और बहुत ही सस्ते दर पे उनको ज़मीनें दी। तो उन बड़े पूंजीपतियों ने सोचा कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सारी सुविधाएं उनको दे सकते हैं, तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो पूरे देश के संसाधनों पे आसानी से वो लोग अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। तो उसमें फिर जरूर ये चर्चा हुई होगी कि भाई इसके लिए तो प्रचार तंत्र की जरूरत पड़ेगी, तो प्रचार तंत्र के लिए तो मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। तो उसी के तहत उन्होंने सबसे पहले देश के ज़्यादातर मीडिया हाउस को खरीद लिया, और खरीद के उसके बाद वो सारे मीडिया चैनल जिसका काम हुआ करता था सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की बजाय उन्होंने विपक्ष पे हमले शुरू कर दिया। अब उनके जो एंकर्स जिस तरह की डिबेट करते हैं, जिस तरह का स्टैंडर्ड डिबेट का होता है, और वो गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं और सत्ता पक्ष से कोई सवाल ही नहीं करते, विपक्ष से सवाल करते हैं, उनको धमकाते रहते हैं चैनल पे बैठ के। तो वो चैनल बेसिकली मीडिया के चैनल नहीं है, वो बीजेपी और इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रवक्ता हैं और उन्हीं के बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो उन चैनलों को खरीद के बीजेपी का उनको प्रवक्ता बना के एक शब्द दिया गया गुजरात मॉडल, उसका प्रचार किया गया, और उस प्रचार के माध्यम से मोदी जी की ब्रांडिंग की गई। और उसको मतलब उसके बाद आप अगर याद करो 2013 के लास्ट से और 2014 के अप्रैल तक, तो आप टीवी पे फिल्म देखते थे, न्यूज़ सुनते थे, तो हर 5 मिनट के अंदर एक ऐड आता था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। तो अगर आप उनके उन सारे वायदों को आप याद करें, उनके घोषणा पत्र को पढ़ें, और उस वक्त के टीवी चैनल पे जितना भी लोगों के मतलब इतना ज़्यादा ऐड आए कि हर 5 मिनट के अंदर इस तरह के ऐड आते थे कि लोगों के दिलो दिमाग पे मोदी को छाप दिया गया। वो ऐसा लगा जैसे देश में कोई और नेता ही नहीं है। तो एक तरीके से उतने सारे झूठे वायदे करके लोगों की वोट पे डाका डाला गया। मतलब मोदी आपको लगता है ब्रांडिंग की उपज है, ब्रांड निश्चित तौर पर ब्रांडिंग की उपज है। अदरवाइज आप उनकी वीडियोस देखो, वो झूठ बहुत बोलते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों उनका वीडियो आ रहा था कि मैं रेलवे से मेरे से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और रेलवे के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि रेलवे बिक रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, गप मार रहे हैं। देखिए अब तो रेलवे वास्तव में बिक रहा है, अडानी की ट्रेनें आ गई हैं, कई स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, और उसके बाद अब इस बार तो टारगेट रखा 2 बैंक बिकने हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी बिक रही है, गेल बिकना है, बंदरगाह बिकने हैं, और इन्होंने बहुत सारी जो PSUs हैं उनको बेचकर लगभग 2.25 लाख कमाने का जो टारगेट रखा है 1.5 साल के अंदर,
तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, मोदी जी बार बार 70 साल बोलते रहते हैं, पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों करोड़ कमा के केंद्र सरकार को दिया करती थी, वो सारी कंपनियां जो फायदे में हुआ करती थी, इनके आने के बाद घाटे में हो गई। और जब 2014 के शुरुआत में जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो कच्चे तेल के जो दाम थे, $108 प्रति बैरल हुआ करते थे। तब मैक्सिमम रेट 72 रुपये लीटर भारत के अंदर था पेट्रोल का। उसके बाद वो घटते घटते वो 30 डॉलर प्रति बैरल पे आ गया था, और अभी भी $40 प्रति बैरल के आसपास है। उस लिहाज से तो ये दाम जो 35-40 रुपये होना चाहिए था पेट्रोल का। और आपको याद होगा, लाला रामदेव उस वक्त कहा करते थे, मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हैं, उसी हिसाब से उसका लाभ जो भारत की जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। उसके कई गुना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और अच्छा, आप तो पूरा देश घूमते हैं, आपको लगता है कि जो बातें आपने कही, चीज़ें बिक रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान आंदोलन पूरे देश में उफान पर है, इन सब का इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पे लोगों के अंदर इम्पैक्ट जा रहा है, गरीब लोग परेशान हैं। ये जरूर है कि ये लोग वोट को पोलराइज करते हैं चुनाव से पहले, हिंदू मुस्लिम या राष्ट्रवाद की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देश के लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं, तो शायद इस बार इनका ये वाला कार्ड, जिसको ये खेल के दोबारा जीत गए। राम मंदिर के चंदे से कैसे निपटोगे आप, क्या है प्लान? नहीं, उसमें हमने क्या लेना है, वो तो चंदे से वो निपटे अपना आप। अभी वो आरोप लगाते रहते निर्मोही अखाड़े वाले कि पहले ही 1400 करोड़ तो 92 में ही इकट्ठा हुआ था, वो कहाँ गया, और अब फिर इतना इकट्ठा कर लिया। ये तो उसी पैसे का मिसयूज करके कर रहे हैं। तो उससे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना सब्जेक्ट है। वो जनता को सोचना है कि वो पैसा कहाँ दे रहे हैं। उनको चाहिए स्कूल अस्पताल बनाने में पैसा दें, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने पे खर्च करें। और ये जो केंद्र के अंदर सरकार है, ये पूरी तरीके से झूठ पे आधारित एक सरकार है, जिसने आज तक अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और हम लोग पूरे देश में जाके लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस झूठ को आप कब तक झेलोगे। आप ही की प्रताड़ना हो रही है, आप ही का नुकसान हो रहा है। अब देश बचाने का समय है। उसने तो देश के सारे संस्थानों को बेच दिया। अब देश बचाने का समय है। उसने तो देश के सारे संस्थानों को बेच दिया। तो अब देश को बचाने का समय। अब आपको मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में नहीं उलझना है। मानवता बड़ी चीज है। आप सब लोग एकजुट होइए, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन आर द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट दिस गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि अब देश के सभी लोगों को इतनी तो समझदार हो ही जाना चाहिए कि उनके बच्चे को भविष्य से बढ़ के कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मंत्री जी की बात आपने पूरी सुनी, और सुनने के बाद फैसला आपको करना है कि आपको धर्म की अफीम ज़्यादा पसंद है, या आपको स्कूल पसंद है, या अस्पताल पसंद है। निर्णय आपके हाथ में है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं